बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड का रिड्यूस सिलेबस। ठीक है, क्योंकि इस साल आपको पता है कि सिलेबस जो है कम कर दिया गया है फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी। तो हम फिज़िक्स का देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का देख रहे हैं कि क्या रिड्यूस सिलेबस है और किस तरह उसमें टॉपिक जो हैं आपके आएंगे और कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो ये जो आपका 2021 में यानी इस साल जो आपका एग्ज़ाम होगा ये इसके लिए है, यानी ये है सेशन 2020 टू 2021। इस सेशन का ये रिड्यूस सिलेबस है ये। तो यहाँ पे अब ये देखें कि हमारे पास ठीक है फिजिक्स फर्स्ट ईयर का हम देख रहे हैं और चैप्टर वाइज हम देखते हैं। पहला चैप्टर है आपका द स्कोप ऑफ फिजिक्स। इसमें देखें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इंक्लूडेड हैं। डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि इसमें सीजीएस और एमके सिस्टम के यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एमके सिस्टम क्या होता है, और जो सारी क्वांटिटीज़ हैं आपकी बुक में उनके आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स पता होने चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। और जो बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन है आपकी बुक में, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ जो है निकाल दिया चैप्टर में से, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट जो है निकाल दिया, यानी कि जो आपके पास उसमें से ऑब्जेक्टिव आता था कि कोई बुक का पूछ लेते थे कि ये बुक किसने लिखी है, या कोई इन्वेंशन होती थी कि पूछते थे कि पिन होल कैमरा किसने ईजाद किया है। तो ये चीज़ें जो है समझना अब इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद थर्ड टॉपिक है इसमें डायमेंशंस का। ठीक है, तो डायमेंशन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, डायमेंशन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए और किसी भी ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और फिर हमने इसमें ये भी प्रूव किया था कि कोई अगर इक्वेशन गिवन है तो हम उसको प्रूव करते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको लेक्चर दिए हुए हैं, ठीक है, इसी पर। और आप जो है इसमें देख लीजिएगा, डायमेंशंस के 2-3 लेक्चर हैं, उसमें सारी चीज़ें जो है इसमें बता दी गई हैं और तकरीबन जितनी क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस पूछी जाती हैं उनको सबको हमने सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, तो ये आप डायमेंशन के सारे लेक्चर देख लीजिएगा। यानी इस चैप्टर में आप समझ लें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी, ठीक है, वो यही है कि किसी भी क्वांटिटी का यूनिट पूछा जा सकता है और डायमेंशन पूछी जा सकती है, और डायमेंशन का क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और इक्वेशंस भी पूछी जाती हैं, प्रूव दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और इसमें से अब देखें हमें क्या चीज़ नज़र नहीं आ रही है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स समझ लें कि नहीं है इसमें, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखें कि सेकंड चैप्टर हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर। इसमें सबसे पहले इन्होंने टॉपिक लिया है, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर्स। ठीक है, तो स्केलर वेक्टर्स का मतलब है कि आपको स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन पता होना चाहिए। किसी भी क्वांटिटी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि ये क्वांटिटी, जैसे कि वेट है, ये फोर्स है, कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, ये पूछ सकते हैं आपको। और आपको इसके साथ साथ, ठीक है, वेक्टर का जो समझ लें कि वो होता है कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें एक वेक्टर को आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में, ये आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आगे के जो बहुत सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में भी और आगे दूसरे चैप्टर में, उसमें आपको वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ता है, तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, उसका हो सकता है कोई क्वेश्चन ना आए, लेकिन वो आपको अच्छी तरह पढ़ना है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, उसके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, ए वेक्टर है तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है, ए साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास देखिए इसमें इन्होंने क्या चीज़ निकाल दी, इसमें से एडिशन ऑफ वेक्टर निकाल दिया। ठीक है, हालांकि इनको नहीं निकालना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे की, समझ लें कि हायर क्लासेस में जो है, ठीक है, इसकी बहुत एप्लीकेशन है, जिसमें लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो वो स्किप कर दिया है। इसका मतलब है एडिशन ऑफ वेक्टर्स के
न्यूमेरिकल्स भी ठीक है नहीं आएंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ वेक्टर है, ये छोटा सा टॉपिक है, ये पढ़ने का होता है ठीक है, इससे रिलेटेड ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होता। उसके बाद फिर ये टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड नल वेक्टर। इसकी पोजीशन होती है, इसकी डेफिनेशंस होती हैं, और पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर के न्यूमेरिकल भी होते हैं, ये हम देखते हैं एक्सरसाइज में। तो इनके न्यूमेरिकल्स भी आपको करने होंगे, यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। इसी तरह से जो मैं आपको कह रही हूँ कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्योंकि आप मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं, तो उससे रिलेटेड भी कोई ठीक है छोटा सा न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव आ सकता है ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब है स्केलर प्रोडक्ट है। तो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर में आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, यानी इसकी सारी डेफिनेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी जो है आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, लॉज पता होनी चाहिए जो आपको अप्रूव करने के लिए आती हैं और आगे न्यूमेरिकल में भी यूज़ होती हैं। कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारा टॉपिक पूरा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें भी आपको सारी डेफिनेशंस करनी पड़ेंगी, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ठीक है आपको करनी पड़ेगी, और इसके सारे जो लॉज हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव लॉ इसका प्रूव करने के लिए आता है, तो वो सारा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर एडिशन ऑफ वेक्टर देखें आपका स्किप कर दिया गया। अब यहाँ पे देखें जो भी टॉपिक स्किप कर रहे हैं उसकी कम से कम आपको एक स्टडी जो है कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी आगे दूसरे टॉपिक में कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आ जाती है। ठीक है, उसकी एग्जाम के लिहाज से अगर आप तैयारी नहीं भी करें ठीक है, लेकिन उनको पढ़ना ज़रूरी है। जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर में अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ आई जे के, तो उनको हम किस तरह से ऐड करते हैं, ए और बी भी अगर दो वेक्टर हैं 3i + 2j + 5k, इस तरह से बी वेक्टर है 2i - j + k, तो इन दोनों वेक्टर्स को आप कैसे ऐड करेंगे ठीक है, ये कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में ठीक है कहीं आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसको अप्लाई कर लें। तो मैंने आपको जो देखे न्यूमेरिकल्स अब आपको बताए हैं चैप्टर 2 के ठीक है, ये वही सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें आपके पास ठीक है सारे समझ लें कि क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, आपके पास पोजीशन वेक्टर है ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट ये स्केलर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, यही न्यूमेरिकल्स के नंबर मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, और एडिशन वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स ठीक है हमने निकाल दिए हैं। तो ये प्रॉब्लम नंबर है चैप्टर 2 के 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ और न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, अब देखें एक्सरसाइज जो न्यूमेरिकल्स होते हैं और ये हमें करना पड़ते हैं, इसके अलावा और न्यूमेरिकल होते हैं जो कि पास्ट पेपर में जिस तरह के आते हैं, तो वो हमें जो है स्टूडेंट्स को अलग से कराने पड़ते हैं। ठीक है, दूसरी बुक्स में से, तो वो जो जिस तरह के पास्ट पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं डॉट प्रोडक्ट के या स्केलर प्रोडक्ट के ठीक है, या पोजीशन और यूनिट वेक्टर के ठीक है, वो आपको करने होंगे। ठीक है, फिर इस तरह से ही आपकी समझने तैयारी होगी। उसके बाद हमारा आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 है हमारा मोशन। मोशन में आप ये देखें कि यहाँ पर शुरू का जो है इन्होंने सारी डेफिनेशन स्किप कर दी हैं। ठीक है, यानी कि जो हमने पढ़ी थी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की ठीक है समझ लें वो शामिल नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट लिया है मोशन ऑफ बॉडी कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, यानी कि ये पुली का टॉपिक आ रहा है। पुली के दोनों केसेस होंगे, फर्स्ट केस भी सेकंड केस भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शुरू में आपके पास इससे पहले क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशंस थी, और यानी कि उसमें आप समझ लें कि आपकी डेरिवेशन तो नहीं आती है इसमें फर्स्ट ईयर में, और न्यूटन्स के जो हैं 3 लॉज थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है ये सारी चीज़ें जो हैं अब ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखें टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की और न्यूटन लॉ की ठीक है, ये आगे के जो टॉपिक हैं ठीक है इनमें यहाँ पे यूज़ होंगी, इनके न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी, तो वो सारी इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। और समझ लें इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन लॉ जो है आप मैट्रिक से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने टॉपिक निकाल दिए, यानी इसका कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन उसका न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव जो है आ सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि वो आप मैट्रिक से पढ़ के आए हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन लॉज को आपको देख लेना है ये। ठीक है, उसके बाद ये पुली का केस है। ठीक है, इसके जो है इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं आपके एक्सरसाइज में ठीक है वो आएंगे, और ये पूरा टॉपिक है दोनों केसेस में। उसके बाद हमारे पास
ये आता है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें ये देखिए कि मोमेंटम का इससे पहले जो डेफिनेशन है, छोटा सा टॉपिक है, वो इंक्लूडेड हो जाएगा, क्योंकि अगर मोमेंटम आपको पता नहीं होगा तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे प्रूव करेंगे। तो मोमेंटम की डेफिनेशन है, उसका मोमेंटम का फॉर्मूला है, उसकी क्या डायरेक्शन होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोमेंटम का यूनिट, डायरेक्शन, ठीक है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और उसके बाद फिर ये पूरा टॉपिक आपको समझ लें याद करना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये पूरा टॉपिक आपको करना पड़ेगा। ये पूरा प्रूव करते हैं, इसकी डेरिवेशन है, ठीक है, इसमें पूरा फिगर वगैरह आपको सब बनानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद जो और इसी से रिलेटेड जो जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, वो भी सारे आएंगे। फिर यहाँ पर आपके पास थर्ड टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में सारा आपको करना पड़ेगा, सब आ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है, और सारे भी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस इससे रिलेटेड। ठीक है, कुछ भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें आपका एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर इसमें इसी तरह से आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है ये। ठीक, उसके बाद आपका फोर्थ टॉपिक है और जिस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन जब आप करेंगे तो इसको मैंने आपको बताया था कि सारे आप चीज़ें देखेंगे। शुरू में जो रेस्ट की कंडीशन होती है वो भी देखेंगे, और डाउनवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन सब देखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आते हैं तो वो जो है वो किसी भी केस के आ सकते हैं, यानी अपवर्ड मोशन के भी आ सकते हैं और डाउनवर्ड मोशन के भी आ सकते हैं। और आपके जो समझ लें कि टॉप चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं इंक्लाइंड प्लेन के, वो अपवर्ड मोशन के। तो आपको ये पूरा टॉपिक देखना पड़ेगा इंक्लाइंड प्लेन का। ठीक है, और इसका क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखें कुछ न्यूमेरिकल्स जो है हमारे पास इस चैप्टर में है। शुरू के सारे इक्वेशन ऑफ मोशन से, उसके बाद कुछ जो है हमारे पास उसमें आगे आता है इक्वेशन ऑफ मोशन इन न्यूटन्स लॉ। ठीक है, जिसमें आपको फोर्स, डिसेलरेटिंग फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ती है। फिर उसके आगे आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के और पुली के न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, वो भी आपको करने पड़ेंगे। और उसके बाद लास्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे इंक्लाइंड प्लेन के हैं। तो इसका मतलब है कि चैप्टर 3 के जो हैं वो सारे प्रॉब्लम्स आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑल प्रॉब्लम्स 1 to 19, ठीक है, ये सारे करने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो हम अलग से करवाते हैं फॉर प्रैक्टिस, यानी पास्ट पेपर्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी आपको करने पड़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन के आप न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ सकते। ठीक है, वो उनमें से भी आ सकता है, क्योंकि वो आप वो चीज़ मैट्रिक में पढ़ के आ गए हैं। चैप्टर 4 का हम देखते हैं। चैप्टर 4 है हमारा मोशन इन 2 डायमेंशंस, और इसमें हमारे पास जो हमने बताया था कि होते हैं टॉपिक्स, दो मेन टॉपिक हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और ठीक है सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये आपके दो टॉपिक है मेन। तो अब ये देखें प्रोजेक्टाइल मोशन जो है यहाँ पर ये जो आपको लिखा हुआ है, तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन भी आ जाएगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे बुक में, और इसी के अंदर जो है आ जाएगा आपका, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, यहाँ पे देखें अलग से इन्होंने 2 या 3 में देखें कहीं मेंशन नहीं किया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आप उसको मत समझिएगा कि वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, वो इंक्लूडेड है, क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक के अंदर ही बुक में मौजूद है। तो इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसकी डेफिनेशन होगी, इसके जो सारी समझ लें कि आगे आप वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन वो भी होगी। और इसके साथ फिर आपका समझ लें कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद जो पहला टॉपिक होता है डेरिवेशन का, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, वो डेरिवेशन इसमें शामिल है, क्योंकि वो इसी टॉपिक के अंडर आती है ये। उसके बाद फिर देखें मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये इसकी पूरी डेफिनेशन एंड डेरिवेशन होगी। और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसकी आपके पास डेफिनेशन और डेरिवेशन होगी। और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में आपके पास रेंज के जितने केसेस होते हैं कि मैक्सिमम रेंज कहाँ पर होती है और किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करते हैं, वो सारा पूरा इसके अंदर शामिल है। ठीक है, वो आ सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का इसका मतलब है कि सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं, ठीक है, आपको करने पड़ेंगे जितने भी बुक में दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, अब इसमें शामिल क्या नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ट्रेजेक्ट्री जो है, ठीक है, वो इंक्लूडेड नहीं है, उसको स्किप कर सकते हैं आप। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप इसकी सर्कुलर मोशन में आपको देखेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन। और उसके बाद इसके अंदर देखिए डेफिनेशन में ही आपको बताया जाएगा कि जो है जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी को हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारे पास होती है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसको आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन, और डायरेक्शन वगैरह सारी पता होना चाहिए। और उसके बाद ठीक है, जब बॉडी सर्कल में मूव करती है,
ठीक है। तो एक तो ये कि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जब उस बॉडी मूव करती है सर्कल में तो उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उस मैग्नीट्यूड के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, उनकी डेफिनेशन, उनकी डायरेक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि आगे वो फिर इसमें ठीक है आपको काम आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। उसके बाद देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी आपको डेफिनेशन ठीक है, फॉर्मूला आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सब की डेफिनेशन, डायरेक्शन से आपको देखें, आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में इनकी क्या डायरेक्शन है। ठीक है, बॉडी अगर क्लॉकवाइज मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है, तो उसमें ठीक है क्या डायरेक्शन होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की, एंगुलर वेलोसिटी की, आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको इन सब इसका पूरा समझने टॉपिक पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए आगे के टॉपिक इन्होंने मतलब नहीं लिए हैं, जो क्या होता है रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी ठीक है एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ठीक है लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये चीज़ जो है आपके पास इसमें शामिल नहीं है, लेकिन वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपको उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब आप इसमें टॉपिक देखें आ गया है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसकी डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करने के बाद अब जब हम आप पहुंचते हैं AC इज इक्वल टू V² पर, तो ये फॉर्मूला बेसिक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। फिर उसके आगे और फॉर्मूले आप ड्राइव करते हैं, ठीक है, जिसमें आप V इज इक्वल टू R ओमेगा पुट करते हैं। ठीक है, फिर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है, फिर ओमेगा की जगह आप 2πf पुट करते हैं, फिर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है। फिर आप क्या करते हैं कि f की जगह 1/t यानी टाइम पीरियड, ठीक है, 1/t पुट करते हैं। फिर आपके पास एक और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपको देखें कि कोई भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ सकता है, तो आपको वो चीज़ें पता होना चाहिए कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf कहाँ से आया है, ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होता है। तो ये टाइम पीरियड का टॉपिक भी इन्होंने यहाँ शामिल नहीं किया है, लेकिन वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड के टर्म्स में एक फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो आपको पता होगा तो आप उसको वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और आपको न्यूमेरिकल भी ऐसे होते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, जिसमें आपको ठीक है टाइम पीरियड जो है गिवन होता है, तो उसका आपको फॉर्मूला लाजमी पता होना चाहिए, और डेफिनेशन भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम फॉर ठीक है वन ठीक है कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फिर उसके बाद जो है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका छोटा सा टॉपिक है, तो इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि आप जो क्या करते हैं मास को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाती है। तो यहाँ पर ये देखें आपके पास जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल हैं वो सारे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब है कि इसमें चैप्टर 4 में भी आपको सारे प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे, ठीक है, 1 to 12। और ये जो है इनके अलावा भी समझ लें कि सर्कुलर मोशन के कुछ और टाइप्स के न्यूमेरिकल आते हैं जो कि पास्ट पेपर्स में गिवन है, वो आपको सारे करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 12 तक न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो पास्ट पेपर में आते हुए नहीं है, तो आपको पास्ट पेपर से करने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी करने पड़ेंगे, पास्ट पेपर से भी करने पड़ेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स। उसके बाद चैप्टर 5 में देखें हमारे पास क्या है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम का चैप्टर है। यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट लिया है टॉर्क से, यानी टॉर्क की आपको कंप्लीट डेफिनेशन, फार्मूला आर क्रॉस एफ की, ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो टॉर्क, और जब आप डिफाइन करते हैं तो आप फिगर भी बनाते हैं, फार्मूला भी लिखते हैं, डायरेक्शन भी बताते हैं, और इसकी ठीक है इसका यूनिट भी बताते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर इस टॉर्क के टॉपिक के अंदर ठीक है आप देखेंगे बुक में कि इसी टॉर्क के टॉपिक के अंदर आपके पास मोमेंट ऑफ कपल आ जाता है। तो यहाँ पे देखें कोई हेडिंग नहीं है मोमेंट ऑफ कपल की, लेकिन टॉर्क के अंदर आपका वो टॉपिक शामिल है, वो भी आपको करना पड़ेगा, वो आ सकता है मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, जिसका फाइनली फॉर्मूला आपके पास क्या आता है, FD आता है। F होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, और D होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, और कपल कहते हैं दो फोर्सेस को जो कि इक्वल होती हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो यहाँ पर जो है टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, और इसके साथ आपको टाइप्स भी पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आ सकता है, और इसकी कंडीशन जो है, ठीक है, ये आपका पूरा एक क्वेश्चन बन जाता है कि इक्विलिब्रियम को डिफाइन करें और उसकी कंडीशन एक्सप्लेन करें, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन।
फर्स्ट जो होती है समीश आपके पास होती है, ठीक है, सम ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू 0, और सेकंड होती है सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू 0। तो ये आपकी पूरी डेरिवेशन है आपके पास फर्स्ट ईयर में, तो ये आपको पूरा करना पड़ेगा। और इसी से रिलेटेड हमारे पास, ठीक है, न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, सारे लैडर के जो न्यूमेरिकल हैं, ये बीम के जो न्यूमेरिकल हैं, वो आपके इसी कंडीशन से, इक्विलिब्रियम की कंडीशन से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे पास टॉर्क के न्यूमेरिकल हैं, वो भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। और कुछ फिर आगे आपके पास आ रहा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए, और उससे आगे थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, ठीक है। ये आप यहाँ तक आपको कर लें, क्योंकि ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, ठीक है, तो ये आप कर ले। और एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर आपको सारे एंगुलर मोमेंटम के करने पड़ेंगे, यानी न्यूमेरिकल आपको लैडर के, बीम के, टॉर्क के, एंगुलर मोमेंटम के करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। और सेंटर ऑफ मास के कुछ शुरू में न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो यहाँ पे देखें, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स आप छोड़ सकते हैं जो शुरू के न्यूमेरिकल्स हैं। तो चैप्टर 5 के अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। चैप्टर 5 के आपको ये न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, यानी शुरू के 3 न्यूमेरिकल्स देंगे जो सेंटर ऑफ मास के हैं, बाकी सारे न्यूमेरिकल, ठीक है, इन टॉपिक से हैं जो आपको दिए गए हैं। तो ये सारे न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कम से कम आप जो है उसको पढ़ लीजिएगा, उसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप लैडर के प्रॉब्लम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कौन सा पॉइंट होता है, ठीक है। क्योंकि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट देखते हुए, क्योंकि इसमें लैडर में आता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपका कहाँ पर है, ठीक है, लैडर के बिल्कुल मिड में है या 1/3 पर है, तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन आपको पता होगी, ठीक है। तो आप जो है वहाँ पे सही पॉइंट लगाएंगे, और फिर वहीं से क्या होता है, वेट का वेक्टर या वेट की लाइन जो है आपको ड्रॉ करनी पड़ती है। तो वो आपको पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 6 आपके पास चैप्टर है ग्रेविटेशन। इसमें पूछा गया है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, वो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये आपको पूरा लॉ इसका समझने की एक्सप्लेनेशन और फॉर्मूले की डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आ सकता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। इसमें आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पूछी जाती है बिटवीन एनी टू बॉडीज़, ठीक है। तो वो आपके सारे न्यूमेरिकल्स इसमें शामिल हो जाएंगे। उसके बाद ये आपके पास टॉपिक है मास एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये आपका पूरा टॉपिक है, डेरिवेशन आ जाएगी इसमें मास और डेंसिटी ऑफ अर्थ की। और इसी टॉपिक की में आप ये देखें कि आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। ये आ जाता है G इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल G m/e अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास आता है, तो ये फॉर्मूला इसके अंदर आ गया है इसका। और जी क्या चीज़ है, ठीक है, जी आपके पास है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये मास ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये जी जो है आपका, ठीक है, कौन सा आएगा, ठीक है, आपके पास 9.8 वाला, ठीक है, आ जाता है। और ये जो होता है आपके पास कांस्टेंट होता है, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंट -11। और यहाँ पर अगर आप देखें किसी और जगह का, अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम कर रहे हैं, आप इसी फॉर्मूले से मालूम करते हैं, जैसे मून का मालूम करते हैं, मून पे कितनी है आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप यहाँ पे मास ऑफ मून लिखते हैं और यहाँ पे रेडियस ऑफ मून लिखते हैं, और आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह से जुपिटर पे मालूम की जाती है या किसी और प्लानट पे मालूम की जाती है। तो ये फॉर्मूला हर जगह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बस मास ऑफ दैट प्लानट और रेडियस ऑफ दैट प्लानट लेके इसको सॉल्व कर लें तो आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। और ये फॉर्मूला जो है, ठीक है, आपका ये इस टॉपिक के अंदर आ गया है, तो इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास है आपके पास वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, ठीक है, यानी इसमें इन्होंने कौन सा टॉपिक निकाल दिया, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड निकाल दिया है, तो वो नहीं आएगा। और कौन सा आएगा, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ आएगा। तो ये इसका पूरा टॉपिक आपको समझ लें, इसकी लर्निंग या तैयारी करनी पड़ेगी, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अभी देखिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके समझ लें बुक के एक्सरसाइज में नहीं है,
लेकिन जो न्यूमेरिकल आपके जो होते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड के, आप उसको डेप्थ का जो है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं और आपको ठीक है डेप्थ जो है वो पूछी जा सकती है। ठीक है, तो पास्ट पेपर्स में आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स आए हैं वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ के, जिसमें आपसे डेप्थ पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ठीक है आ सकते हैं। और यहाँ पे देखें मैंने आपको आगे एक एग्जांपल दी है। ठीक है, चैप्टर 6 के जो आपके न्यूमेरिकल्स अब देखें आएंगे वो हैं आपके ठीक है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के और इसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। ये हैं 1 2 3 4 5 7 8। लास्ट जो न्यूमेरिकल है वो आपका उसका है ठीक है वेटलेसनेस और ठीक है एलिवेटर वाला। ठीक है, तो वो आपका क्योंकि टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है तो उस न्यूमेरिकल को आप छोड़ सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम नंबर 6 जो है यहाँ पर ठीक है ये था किसका, बुक में है ये आपका वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड का। अब इसको आप देखें डेप्थ का बना सकते हैं और ये डेप्थ के हिसाब से आ सकता है। तो मैंने आपको देखें इसको कन्वर्ट कर दिया डेप्थ के लिए और ये देखें इस तरह बन जाएगा कि एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ does the gravitational acceleration have 1/2 the value that it has on the earth surface। ठीक है, तो डेप्थ के लिए इस तरह से न्यूमेरिकल बन सकते हैं और आ सकते हैं और इसमें आपको डी कैलकुलेट करना पड़ता है। और यहाँ पर आपको जो 1/2 दिया हुआ है तो 1/2 की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, 1/4 भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरह से ये ठीक है ये न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा। ठीक है, डेप्थ के लिहाज से इसको देख लीजिएगा और इस तरह न्यूमेरिकल इसके टॉपिक के कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 6। आगे आते हैं हम चैप्टर हमारा देखें 7 में क्या है। चैप्टर 7 में हमारे पास है वर्क पावर एनर्जी। यहाँ पे अभी देखें कि वर्क की सारी चीज़ें इन्होंने ठीक है नहीं ली हैं, यानी कि वर्क की डेफिनेशन और फिर उसके जो आप सारे करते थे आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ये सारी चीज़ें समझने अब शामिल नहीं हैं। तो पावर की डेफिनेशन, पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और आपके 2-3 न्यूमेरिकल जो हैं वो पावर से रिलेटेड हैं। ठीक है, वो आपको ठीक है आपको समझने के शामिल हो जाएंगे आपके इसमें सिलेबस में। और पावर की जो जितने यूनिट्स हैं ठीक है वो आपको पता होने चाहिए कि एक यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ ठीक है यानी वॉट का हॉर्स पावर के साथ किस तरह से कन्वर्जन होता है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो आपको उसमें न्यूमेरिकल में कन्वर्जन करनी पड़ती है। उसके बाद देखें आपके पास टॉपिक आ रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी टॉपिक ये कौन सा, ये है वर्क एनर्जी इक्वेशन। तो ये आपका शामिल है वर्क एनर्जी इक्वेशन का। तो इसके लिए अब आप देखें कि आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक से पहले जो छोटे छोटे टॉपिक हैं पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आप उसे पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है ठीक है mgh, और उसको किस पॉइंट पर किस साइड पर किस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी ठीक है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए ताकि फिर ये वर्क एनर्जी इक्वेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी ठीक है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 12mv²। ठीक है, और ये जो है आपको किस हाइट पे किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि ये वर्क एनर्जी इक्वेशन जो है आपको समझ में आ जाए। फिर इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं आपकी एक्सरसाइज में भी हैं। ठीक है, 2-3 न्यूमेरिकल और इसके अलावा ठीक है और न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि अलग से हमें करवाने पड़ते हैं, वो आप देख लीजिएगा, पास्ट पेपर्स में भी आते हैं, वो आप कर लीजिएगा। वर्क एनर्जी इक्वेशन ठीक है, यानी वर्क एनर्जी इक्वेशन में ठीक है इस तरह से होता है कि आपकी एक एनर्जी जो होती है ठीक है वो वर्क में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ठीक है ये वर्क हो रहा होता है। ठीक है, तो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही होती है। ठीक है, तो ये आपकी जो न्यूमेरिकल्स हैं आपकी एक्सरसाइज में वो भी आपको करने पड़ेंगे। और अगर देखें इस तरह के न्यूमेरिकल होते हैं कि बॉल अगर आपने नीचे से ऊपर फेंकी तो आपका क्या होता है वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, उस तरह के न्यूमेरिकल भी आते हैं कि अगर आपने ऊपर से कोई चीज़ बॉल ड्रॉप की है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो उस तरह के भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और वर्क एनर्जी इक्वेशन हम सिचुएशन के हिसाब से ठीक है खुद बनाते हैं कि कौन कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है और कौन कौन किसमें वो कन्वर्ट हो रही हैं। ठीक है, उसके लिहाज से हमारी इक्वेशन बनती है। तो ये सारे न्यूमेरिकल जो हैं इसमें शामिल हो जाएंगे वर्क एनर्जी इक्वेशन में। तो चैप्टर 7 में हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स होंगे ठीक है वो होंगे 2 3 5 6 एंड 8। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल्स ये आप एक्सरसाइज के हैं, ये आप करेंगे। और इसके अलावा जितने और ठीक है वर्क एनर्जी इक्वेशन के और पावर के न्यूमेरिकल्स हैं पास्ट पेपर्स में वो भी आपको सब करने होंगे। चैप्टर 8 में हमारा देखें वेव मोशन एंड साउंड का है। इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें आपकी पूरा इसको
समझ लें कि सिंपल हार्मोनिक मशीन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले के साथ। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या चीज़ निकाल दी है टॉपिक, मास स्प्रिंग सिस्टम इसमें नहीं है, और प्रोजेक्शन का टॉपिक इसमें नहीं है, और यहाँ कौन सा टॉपिक है, सिंपल पेंडुलम का टॉपिक है। तो सिंपल पेंडुलम का टॉपिक है, और सिंपल पेंडुलम के ही फिर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज में सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स नहीं हैं, चैप्टर 8 की एक्सरसाइज में बहुत कम न्यूमेरिकल्स हैं, तो अलग से हमें देखिए जो पास पेपर में जिस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं वो करवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो અહીં आपको सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल पास पेपर्स में से करने पड़ेंगे जिस तरह के आते हैं, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम के सारे न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखें यहाँ पे आता है जो आपके पास देखें स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। स्पीड यानी स्टेशनरी वेव्स अब नहीं है आपके पास, ठीक है, वो नहीं है आपके पास। और यहाँ पे है स्पीड ऑफ साउंड वेव, तो इसमें आपके पास पूरा टॉपिक आ जाएगा, यानी कि न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड भी आ जाएगा, लैप्लेस करेक्शन भी आ जाएगी, ठीक है। और फिर इससे रिलेटेड जो आपके पास 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज में या पास पेपर्स में, वो आपको सब करने पड़ेंगे, वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, ठीक है। फिर लाउडनेस आ जाएगा, लाउडनेस में फिर आपके, ठीक है, ये डिटेल्ड टॉपिक है पूरा, ठीक है। इसमें आपके पास, ठीक है, वेबर फैक्टर लॉ भी आता है, पावर लॉ भी आता है, तो ये पूरा आपको टॉपिक करना पड़ेगा, ये इसका पूरा एक क्वेश्चन भी बन जाता है। और इससे रिलेटेड, ठीक है, आपके पास न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इंटेंसिटी या लाउडनेस का, क्योंकि फॉर्मूला है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर, ठीक है, ये सारी कंप्लीट हो गया, यानी कि इसमें क्या नहीं है, यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स नहीं है, बीट्स नहीं है। और यहाँ पर लास्ट टॉपिक अब आपके पास आ जाता है डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट जो है आपको पूरा करना पड़ेगा, सारे उसके केसेस करने पड़ेंगे, कोई भी केस पूछा जा सकता है और किसी भी केस का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो अब बुक में यही है कि बुक में इसमें जो है न्यूमेरिकल कम है, इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स आप करेंगे। उसके अलावा जितने पास्ट पेपर्स में न्यूमेरिकल्स हैं 10 ईयर्स में, वो सारे आप कर लीजिएगा, तो आपकी डॉपलर इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो डॉपलर इफेक्ट के सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे। तो हमारे चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल आप देख लें कि एक्सरसाइज में आपको करने पड़ेंगे 5, 6, 9, 10, और इसके अलावा आपको करने पड़ेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम, ठीक है, एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, जितने सारे डॉपलर इफेक्ट में पास्ट पेपर्स में न्यूमेरिकल्स आए हैं वो सब आप कर लीजिएगा। फिर आप देखें चैप्टर 9 है आपका नेचर ऑफ लाइट। इसमें यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। ये पूरा टॉपिक आपको करना पड़ेगा, इसका पूरा एंड तक, ठीक है, सारी आपकी, ठीक है, आपकी पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंज स्पेसिंग, सब आप पूरा कीजिएगा। किसी भी तरह का, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है, और आपके एक्सरसाइज में भी इसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। सेकंड है आपके पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है, ये टॉपिक है पूरा, इसकी समझ लें कि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, फॉर्मूला तो आपका बहुत, डेरिवेशन छोटी सी है, तो ये पूरा टॉपिक आपको करना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड भी 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद है आपके पास, यानी इसमें स्किप क्या किया है इन्होंने, इस पे स्किप किया है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है, इंटरफेरेंस थिन फिल्म नहीं है, न्यूटन रिंग नहीं है, तो न्यूटन रिंग से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो नहीं आएंगे। इसके बाद हमारा थर्ड जो है टॉपिक है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये पूरा आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का सेम पूरा आपको समझ लें कि टॉपिक करना पड़ेगा, पूरी इसकी समझ लें कि फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, और यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो न्यूमेरिकल, ठीक है, आपको करने पड़ेंगे। एक्सरसाइज में इसके काफ़ी न्यूमेरिकल मौजूद हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका एक्सरेज डिफ्रैक्शन का थ्रू क्रिस्टल। ये पूरा टॉपिक आपको करना पड़ेगा एक्सरे डिफ्रैक्शन का, ठीक है। और यहाँ पर आपको, ठीक है, आपको इसका मतलब है, देखें डिफ्रैक्शन की इसमें इन्होंने क्या नहीं दिया हुआ, डेफिनेशन नहीं दी है। तो अब जब डिफ्रैक्शन का टॉपिक आप कर रहे हैं तो आपको डिफ्रैक्शन तो पहले पता होना चाहिए ना, तो आपको डिफ्रैक्शन का टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, डिफ्रैक्शन का टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो है डिफ्रैक्शन की जो 2 टाइप्स होती हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और फ्रेजनल फ्रॉनहोफर, ठीक है, वो आपको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो है फिर ये टॉपिक जो है इनकी आप तैयारी कर लीजिएगा। इसी तरह से आपके ये टॉपिक्स हैं, ये इंटरफेरेंस के हैं, तो इंटरफेरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरफेरेंस की जो एक्सप्लेनेशन है आपकी बुक में उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपसे एग्जाम में नहीं भी पूछी जाए लेकिन आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये टॉपिक्स
यंग डबल स्लिट के और माइक्रोवेव इंटरफेरोमीटर के समझ में आ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है। ठीक है, तो वो टॉपिक्स जो हैं जो कि आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन वो इन टॉपिक्स को समझने के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि ये टॉपिक्स आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये इंटरफेरेंस के, यंग डबल स्लिट और माइक्रोवेव इंटरफेरोमीटर और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, और न्यूमेरिकल जो है वो इसी से ही रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। और एक न्यूमेरिकल जो है न्यूटन रिंग्स का, तो आप न्यूटन रिंग वाला जो है न्यूमेरिकल छोड़ सकते हैं। जो चैप्टर 9 के आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के 1 2 3 4 5 6 8 एंड 9। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे एक्सरसाइज के। और इसके अलावा पास्ट पेपर्स के भी जितने इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं, यंग डबल स्लिट के, माइक्रोवेव इंटरफेरोमीटर के, और ठीक है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के, एक्सरे डिफ्रैक्शन के, सारे न्यूमेरिकल्स आप कर लीजिएगा। और ठीक है, एमसीक्यूज भी इन्हीं टॉपिक से तैयार कर लीजिएगा। लास्ट चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें हमारे पास स्टार्ट हो रहा है लेंसेज से। इसमें लेंसेज की एक्सप्लेनेशन है, क्या कितने टाइप्स के लेंसेज होते हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, व्हाट इज लेंस। ठीक है, इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल या समझ लें कि क्वेश्चन तो इसमें नहीं बनता है। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन है। इमेज फॉर्मेशन में भी आप ये देखें कि आपको लेंसेज, ठीक है, दोनों लेंसेज से आपको पता होना चाहिए कि इमेज जो है कहाँ पर और कैसी बनती है। यानी ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पर, यानी कि फर्ज करें कि बिटवीन एफ एंड 2F रखा जाता है, बियॉन्ड 2F रखा जाता है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी, लार्ज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, रेक्ट बनेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्वेश्चन तो कोई नहीं आता, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन जो है वो आगे है। ठीक है, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और थिन लेंस फार्मूला, इसमें आपको इमेज बनानी पड़ेगी, फिगर बनानी पड़ेगी। तो इमेज फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद है आपका थर्ड टॉपिक थिन लेंस फार्मूला। इसमें आप जो है थिन लेंस फार्मूला ड्राइव करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये इसकी डेरिवेशन, ठीक है, पूरी आपके पास आ सकती है, पूरा क्वेश्चन आ सकता है। एमसीक्यूज भी इसमें से पूछे जाते हैं। और यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको सारे करने पड़ेंगे, आपको एक्सरसाइज में और पास्ट पेपर्स में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें कि कौन सा टॉपिक इन्होंने यहाँ पे निकाल दिया है। आपके पास निकाला है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसमें नहीं है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जो है समझ लें, उसका अगर ऐसा वो वाला जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते। लेकिन ठीक है, आपके ऐसे न्यूमेरिकल्स भी हैं कुछ जिनमें दो लेंसेज यूज हो रहे हैं। ठीक है, यानी दो लेंसेज हैं जिनको हम कह सकते हैं दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, लेकिन उसमें आपका वो फार्मूला यूज नहीं हो रहा है। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फोकल लेंथ का फार्मूला यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, बल्कि कौन से फार्मूले से आप वो न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, वो आप थिन लेंस फार्मूला से न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, ये व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज। तो वो सारे न्यूमेरिकल्स आप थिन लेंस फार्मूला से कर रहे होते हैं। ठीक है, और थिन लेंस फार्मूला का टॉपिक आपके, ठीक है, इसमें रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब है कि थिन लेंस फार्मूला के, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेंगे। ऐसे वो न्यूमेरिकल भी करना पड़ेंगे जिसमें दो लेंसेज होते हैं, लेकिन वो थिन लेंस फार्मूला से सॉल्व होते हैं। ठीक है, वो सारे न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। उसके बाद देखें यहाँ लीनियर मैग्निफिकेशन है। ठीक है, आपके पास लीनियर मैग्निफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला। और इसमें से आपको, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है और इसका ऑब्जेक्टिव भी आपसे आ सकता है ये। अब यहाँ पे देखें कि इसमें क्या चीज़ शामिल नहीं है, एंगुलर मैग्निफिकेशन नहीं है और मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, लेकिन वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसका हो सकता है आपसे क्वेश्चन ना पूछे मैग्नीफाइंग ग्लास का, लेकिन वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर मैग्निफिकेशन में जो आपके पास विजुअल एंगल है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज विजुअल एंगल। ठीक है, और उसमें होते हैं अल्फा और बीटा होता है, वो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज, ठीक है, विजुअल एंगल अल्फा एंड व्हाट इज विजुअल एंगल बीटा। ठीक है, ये पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इसकी एप्लीकेशन है। इसमें जो डेरिवेशन है उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, उसमें आप मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो रेशियो होता है इसका बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए आपको, ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसमें विजुअल एंगल, उसका बीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, ये पता होना चाहिए। फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की, ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, उसकी फिगर में क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। तो ये आपको देख लीजिएगा क्योंकि आप इसमें
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आपका जो समझ लें कि फाइनल लेंस होता है आई पीस, वो आपका बिहेव कर रहा होता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और वहाँ पे आप उसका फॉर्मूला पुट कर रहे होते हैं 1+d/f। तो वो आप जो है मैग्नीफाइंग ग्लास आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप वो वहाँ पर फिर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो बीच में जो मैंने आपको ये टॉपिक बताए जो मिसिंग है, ये आपको पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है, विजुअल एंगल, बीटा एंड अल्फा, ठीक है, उसको देखिएगा, और मैग्नीफाइंग ग्लास का टॉपिक ये आप देखिएगा। उसके बाद जो है फिर आप ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप समझ में आएगा आपको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का समझ लें पूरा, ठीक है, डायग्राम, फिगर, और आपकी जो है समझ लें कि एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन, ये सब होगी। इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं ये आ सकते हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, ये पूरा टॉपिक होगा, और इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आखिर के टॉपिक इन्होंने निकाल दिए हैं, यानी कि जो और टाइप्स के आपके पास गैलीलियन टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है, ये सारे टॉपिक जो है निकाल दिए हैं। और इनसे क्या आता था, ऑब्जेक्टिव आ जाता था, तो ये समझ लें कि वो नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो इनके लिए आपको, ठीक है, इस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और 10 चैप्टर के अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं। 10 चैप्टर में हमारे पास एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं वो हैं 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 एंड 15, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। ये सारे आप थिन लेंस फार्मूला के हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के हैं, ये सारे न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे आपको। और जितने इसके अलावा पास पेपर में इन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, और सारे एमसीक्यूज वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी तैयारी होगी। तो ये हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, रिड्यूस सिलेबस, कि किस कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और कौन उससे रिलेटेड कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। लेकिन अब आप ये देख लें कि जो स्टूडेंट्स जो हैं कहीं ऐसे कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, कोचिंग सेंटर्स में, ठीक है, अगर वहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो फिर आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिए, और फोकस आप इस पे रखिएगा, जो ये टॉपिक्स आपको गिवन है इस पे फोकस रख के इसकी तैयारी कर लीजिए। लेकिन अगर वो आपको टॉपिक जो इसमें नहीं है वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं तो आपको पढ़ लीजिए, वो आपको इन टॉपिक्स के लिए भी हेल्पफुल होंगे, और आगे जो आपका एंट्री टेस्ट होगा यूनिवर्सिटीज़ का, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उनके लिए भी आपको हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और अगर आप आगे कहीं एडमिशन लेते हैं, ठीक है, आप मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग साइड पे जाते हैं, तो वहाँ पर ये जो टॉपिक्स जो हैं शामिल नहीं किए गए हैं, ठीक है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि जिनकी आगे एप्लीकेशन है, उसका आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको, ठीक है, पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है, समझ लेने चाहिए, ताकि आगे आगे हायर स्टडीज़ में, आगे जो इंजीनियरिंग साइड पे जाते हैं तो आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आगे आप जो भी पढ़ें, ठीक है, आपको वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपसे, ठीक है, समझ लें कि यही मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, तो आप उनको पढ़ लें, समझ लें, और आप इसके इन टॉपिक से फोकस रख के आप इनकी तैयारी कर लें, ताकि आप जो है पेपर में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ना एमसीक्यूज में, ना न्यूमेरिकल्स में, ना आपको, ठीक है, क्वेश्चंस में किसी तरह की आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको डिस्कस किया है, और आप ज़रूर जो है, ठीक है, इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अपने कमेंट्स दिया करें, ठीक।